This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। कारोबार करने को तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे काम करने के लिए कोई भी काम हो, इंसान जो काम करता है वो कुछ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड होना चाहिए उस फील्ड का, ताकि उसको कुछ जिसे मामूली सी इंफॉर्मेशन उस कारोबार के बारे में हो। तो अमूमन देखा ही जाता है कि कारोबार हर कोई वो करता है जिसके बारे में कुछ पहले से उसकी आगाही हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं कि काफ़ी अरसे से ये कारोबार कॉमन है, लेकिन अवाम नास में उसकी आगाही इतनी नहीं होती। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक स्पेशल एथनिक ग्रुप का काम है, सिर्फ ये वही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते, और वही इसमें आगे बढ़ते हैं। जबकि ये सारी चीज़ों का कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप कारोबार करें और ईमानदारी से मेहनत करते रहें तो जो भी काम आप कर रहे हों वो आगे बढ़ता ज़रूर है, अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजता है। अब ये कौन से कारोबार शुरू करने चाहिए, आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, पहले आपसे उनका तारुफ कराएं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब गनी उस्मान साहब। थैंक यू वेरी मच। गनी उस्मान साहब चेयरमैन हैं गनी उस्मान सिक्योरिटीज़ के। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, जिस तरह से आप इस बात से आगाह हो चुके हैं कि आज का हमारा मौजू सिक्योरिटीज़ और स्टॉक बिज़नेस पर हम बात करेंगे, और आज का मेरा मेन फोकस जो है सर, मैं यही करना चाहूँगा कि ये बिज़नेस के बारे में ज़रा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आगाही हासिल हो जाए कि इस काम में किस तरह से इंटर हो सकते हैं। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए आप कि आप लोग शेयर्स का काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और शेयर्स मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के बेचते हैं, ख़रीदते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास पहले तो मेंबर बनती हैं कंपनीज़ जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, लिस्टेड होती हैं। तो अब वो रजिस्टर्ड होती हैं, तो आपके पास रजिस्टर्ड कंपनीज़ की तादाद कितनी है? देखिए, जैसे आपने अभी कहा ना कि लिस्टेड कंपनी की तादाद हमारे पास इस वक्त 565 से 570 है। 565 से 570 मेंबर्स कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स की लेन देन होती है। यस सर। तो आपका क्या ख्याल है कि ये नंबर कुछ कम नहीं है? बहुत ही कम है, नंबर बहुत ही कम है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नई लिस्टेड कंपनियां हमारे यहाँ आ नहीं रही। उसकी वजह क्या है कि जो लिस्टेड कंपनी अगर जो छोटी कैपिटल से आती है तो उनको अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है और उनको एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। जैसे अभी कानून है कि 3-3 महीने में आप बैलेंस शीट डिस्पैच करें, अपना सही ऑडिट करवाएं, तो लोग उसमें आते नहीं हैं। तो लिहाजा इसमें कोई यह है कि अभी एक सिस्टम हमारे यहाँ बन रही थी कि एसएमई लीजिंग की सिस्टम बनेगी, तो मेरे ख्याल में वो 2-3 साल से हुआ तो नहीं, बातें ही हुई। अब हो सकता है कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है, चाइनीज़ इन्वेस्टर ने 40% स्टेक लिया है, तो मेरे ख्याल में इस पे अगर जो वो स्टेप लेंगे तो लिस्टेड कंपनियाँ भी हमारी इंक्रीज़ होगी, स्टॉक एक्सचेंज की इनकम भी बढ़ेगी और लोगों को और कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिलेगा। गनी साहब देखें, 70 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मुल्क चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करें कि उन्होंने ले लिया तो बढ़ेगा, तो ये चीज़ तो आज हुई है, ठीक है ना। तो ये पिछले 70 साल से हमने ये नहीं सोचा कि इसको बढ़ाने के लिए आज जब ये फैसला हो गया तो हम कह रहे हैं कि अब बढ़ेगा। तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई थी, और पहले अगर क्या ये ज़रूरी था कि कोई और लेगा तो ही बढ़ेगा? नहीं, बगैर किसी के लिए हुए ये चीज़ बढ़ नहीं सकती। मगर देखिए ना, हम लोग का एक कल्चर में यही है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएंगे तो ये होगा। आपने दूसरी जगहों में भी देखा कि हमारे यहाँ मोबाइल बिजनेस डेवलप हुआ, तो क्यों हुआ कि पीछे इंटरनेशनल इन्वेस्टर आए। अब हमारे यहाँ आप देखें
कि सिपेक्स हुआ है। क्यों हो रहा है सिपेक्स की बातें हो रही है। नो डाउट चाइना ने हमें कर्जा दिया है 46 बिलियन का, वो भी हमें वापस देना है। तो वो भी देखिए कि अब ग्वादर की बातें हो रही थी, जैसे आपने कहा 70 साल से हम मुल्क चला रहे, तो ग्वादर भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा ही है। तो वहाँ आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई। अब ये देखिए चाइनीज आ रहे तो ये होगा, गवर्नमेंट भी बातें कर रही है, हम बिजनेसमैन भी यही बातें साथ साथ कर रहे हैं। तो सभी लोग इसी पर है कि कोई आ गया तो बेहतर होगा। ये नंबर किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर देखिए, नंबर बेहतर करने के लिए 3-4 हज़ार तो हो, ये तो 560 तो बहुत कम है। लेकिन नो डाउट कि हमारी टोटल लिस्टेड कंपनी को आप छोड़ दें तो रजिस्टर लिमिटेड कंपनियां हमारी कितनी हैं, उसका कम से कम 15% या 20% तो लिस्टेड होना चाहिए। अभी कितनी कंपनीज हैं? अभी तो मेरे ख्याल में अभी 25-50 हज़ार होगी, 25 हज़ार होगी रजिस्टर्ड कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। हाँ। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर सिर्फ इतने ही है, 15%? हाँ, 15% भी नहीं है। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं तो 10% भी नहीं है। तो ये बाकी 90%, 95%? हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ ना कि लोग अपना प्राइवेट कंपनी बना के काम करने पे ज़्यादा इंकरेज करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए वो कौन से अवामिल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पीछे हटे हुए हैं कि अब तक रजिस्टर्ड मेंबर नहीं बनते? देखिए, मेरे ख्याल में अब ये है कि हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि जो भी नई लिस्टेड का आए उसे 2 साल या 3 साल की मराद दें कि हम कोई आपसे लिस्टेड फीस भी नहीं लेंगे। देखिए ना, एक आदमी को आप इंकरेज करने के लिए कोई फैसिलिटी देंगे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मोबाइल वालों ने इतनी फैसिलिटी दी, तो हमारे मुल्क में आप देखें कि 20 करोड़ की आबादी में मैंने सुना है कि 13 करोड़ मोबाइल है। सर 16 करोड़ है। 16 करोड़ है। चलिए, आप कह रहे हैं आपकी बात सही है, मैं गलत होगी, तो 16 करोड़ मोबाइल है। जिस ज़माने में ये मोबाइल आया तो हम सोचते थे कि ये मोबाइल कैसे चलेगा, लोग कैसे लेंगे। एक मोबाइल की एक उल्टा हो गया कि मोबाइल की कॉस्ट भी कम हो गई और कॉल चार्जेस भी कम हो गए। पहला ऐसा केस हुआ है मेरे ज़िंदगी में, मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल की चार्जेस भी कम हो गए, मगर हमारे यहाँ तो चार्जेस एवरेज बाय बढ़ते ही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप फ्री ऑफ में चांस देंगे तो आप कहेंगे, और लोग कहेंगे कि चलिए हम लिस्ट कराएं, फिर 2-3 साल के बाद आप उसको मिनिमम चार्ज करके आगे बढ़ाएं तो नई कंपनी आती जाएगी। आप कहें कि जो नहीं आएगी उसे 3 साल का फ्री है, आफ्टर 3 ईयर्स हम कोई चार्जेस लेंगे। तो इस तरह से तादाद बढ़ सकती है। अच्छा, आप क्या कोई पॉजिटिव देख रही हैं कि ये जो चाइना ने 40% स्टेक लिया है स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो इससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि लोगों के जहन में अब इत्मीनान बैठा? देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ कि पहले सरमाया किसी का नहीं लगा हुआ था। ये एक 200 मेंबर्स हम जो लोग इसमें की मैनेजमेंट को चला रहे थे, ये 200 उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और था। अब आप देखें कि 40% में चाइनीज़ ने पाकिस्तानी रुपयों में 8 बिलियन रुपए लगाए और डॉलर्स में 85 मिलियन डॉलर लगाए। तो अब आप भी अंदाज़ा लगा लें कि मैं अगर जो किसी कंपनी को ख़रीदता हूँ, या जैसे मैंने एक फैक्ट्री खरीदी, सीमेंट फैक्ट्री खरीदी या शुगर फैक्ट्री खरीदी गवर्नमेंट से, तो आप ये देख लें कि पहले जैसे यूबीएल को देखें, एमसीबी को देखें, हबीब बैंक को देखें या दूसरी कंपनियों को देखें ना, पहले ये सब लॉसेस करती थी जी। अब किसी न किसी ने इसको ख़रीदा है तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, सर्विस भी अच्छी हुई। जैसे मैं अभी भी कहता हूँ कि KESC को आप देख ले, भले KESC ने इतनी तरक्की नहीं की, अभी चाइना का एक KESC से एग्रीमेंट हो रहा है, वो भी थोड़ा डाउट हो गया है। मेरे ख्याल में ये भी फिर रीनेगोशिएशन करके हो जाएगा। देखिए, KESC ने किसी ने खरीदा अब राज ने, तो आप देखें कि KESC की फैसिलिटी आप देख लें। KESC की आपकी पहले कंप्लेंट करते थे तो क्या जवाब मिलता था, अब आप कंप्लेंट करते तो क्या। तो सरमाया ऐसी चीज़ है कि मैं अपने पैसे लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें चेंजेस आएगी। और ये भी मुझे ये भी लगता है कि चाइनीज़ ने जो 40% स्टेक लिया है, तो अभी तक तो एक महीने में कोई चेंजेस आई नहीं है। मैं तो चाइनीज़ को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आपने अपने पैसे लगाए हैं तो चेंज ऑफ मैनेजमेंट आपके, अब डिसाइडेड है कि 40% स्टेक पे मैनेजमेंट आपके पास होगी, तो आपको इमीडिएटली चेंजेस करने चाहिए, पूरा HR को रिवाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कैपेबल है कौन कैपेबल नहीं है। अच्छा, ये जिस तरह से अभी हमने मेंबर्स की तादाद की बात की है कि जो कि काफ़ी हद तक कम है, तो आप क्या समझते हैं कि आजकल हमारे पास ये जो बड़ा प्रोजेक्ट चला है, जो CPEC के नाम से जो हम रोज़ाना बातें करते हैं इस पर,
इसकी वजह से तो काफ़ी इन्फ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। यस। और यहाँ कंपनीज नहीं बन रही हैं। हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये सीपैक की वजह से जो कंपनीज की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई नए मेंबर्स में इजाफा होगा? नहीं, देखिए ना, जैसे नई लिस्टिंग कंपनी में ज़रूर इजाफा होगा। अगर जो सपोज करो कि सीपैक की वजह से 150-200 कंपनियां नहीं बनती है, तो 100% सरमाया वहाँ तो जो देखिए ना, लिस्टेड कराने का मकसद क्या है जी। लिस्टेड में 2 बेनिफिट है डॉक्टर साहब। देखिए ना, आप 50% मैनेजमेंट, 50% स्टेक स्पॉन्सर के पास होता है, 50% आप पब्लिक को ऑफर करते हैं। आजकल वो ज़माना है कि 100% कैपिटल किसी के पास भी प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं होता। तो इसीलिए लिस्टेड से बेनिफिट है, लिस्टेड से नुकसान नहीं है कि आप अपने कारोबार को, मतलब आपके पास कैपिटल 1 रुपया है तो 1 रुपया आप पब्लिक से लेके 2 रुपये से कारोबार कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पब्लिक को, या जो भी जिनके पास भी सरमाया कम है और अच्छे लोग हैं, मैं कहता हूँ लिस्टेड भी अच्छी कंपनियाँ होनी चाहिए। ये नहीं कि लिस्टेड की भेड़ चाल चले, जो 84 में चली थी भेड़ चाल, कि एक ही महीने में 150 कंपनियाँ टेक्सटाइल की लिस्टेड हो गई और वो सब डब करके बैठी हुई है। तो मेरे ख्याल में लिस्टेड को भी देखना चाहिए कि ये लिस्टेड के लिए कंपनी आ रही है। अब हमारे यहाँ बुक बाइंडिंग की सिस्टम है लिस्टेड में भी, तो लिस्टेड में भी बुक बाइंडिंग में आपने देखा होगा कि अभी आखिरी 1.5-2 सालों में जो सिस्टम में बुक बाइंडिंग में लिस्टेड हुई है, उसके कितने मोर प्राइस हो गए। इससे अच्छी कंपनी के तो शेयर आपको दूसरी कंपनियों को मिल रहे हैं, मगर यहाँ एक किस्म की भेड़ चाल चलती है। उस्मान साहब, अगर मैं ये कहूँ कि ये वजह नहीं हो सकती कि इसमें आगाही की बहुत कमी है लोगों को? गो के स्टॉक बिजनेस तो बहुत पुराना है स्टॉक बिजनेस, लेकिन वो आम इंसान तक, आम एक तालिब इल्म तक, नौजवान तक आगाही नहीं है स्टॉक मार्केट के वर्किंग पर। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि मुल्क में बेरोज़गारी की शरह बढ़ती जा रही है, यस। फिर दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आबादी का 60% तो नौजवानों पर मुश्तमिल है। यस, यस। तो अब ये जितने फ्रेश ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, इनको रोज़गार के लिए आगे मसाइल का सामना होगा। तो इसको मसाइल को हल करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप हमने डेवलप करनी है। बिल्कुल करनी है। तो ये कारोबार तो ऐसे लगता है कि इसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता कि सुबह 9 से 5 तक आप ऑफिस में जाकर बैठेंगे और मॉनिटर को वॉच करते हैं कि क्या शेयर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तालिब इल्म भी जो ट्यूशन पढ़ाता है, कहीं पार्ट टाइम काम करता है, वो भी एक 10,000 रुपये कमा लेता है। तो अगर एक 10,000 से भी अगर स्टॉक का बिज़नेस शुरू किया जाए, बाय द टाइम कि उसकी तालीम मुकम्मल हो, वो 10,000 से अपने कैपिटल को काफ़ी एक्सपेंड भी कर सकता है। तो इस सिनेरियो पे कोई आप लोगों ने गौर नहीं किया कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस में लेकर आए? आप जैसे सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, आपके पास भी तो शेयर्स खरीदने के लिए, बेचने के लिए लोग आते हैं। तो क्या आप इस सेक्टर की तरफ आपने कोई तवज्जो दी है कि यूनिवर्सिटीज़ में कोई आगाही की मुहिम चलाएं? मैं आपको ये आपका सवाल का 2 पार्ट में मैं क्लियर करूँ। देखिए ना, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में अगर जो आपको नया अपना कारोबार करना है, या आपको मेंबर बनना है, या ट्रेडिंग राइट आपको बाय करना है, तो ये मैं अब फिर दूसरे पार्ट पे भी आता हूँ। पहले पार्ट में ये है कि आप अगर जो आज आप सोचते हैं कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार करना है और मैं अपना ट्रेडिंग राइट बाय करके कारोबार मुझे करना है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक लिमिटेड कंपनी बनाएं, आप TRC सर्टिफिकेट बाय करें, और फिर TRC ट्रेडिंग राइट सर्टिफिकेट आपको आज 1.5 मिलियन में मिल रही है। मैं तो आपको ये बात बताऊँ सर कि ये 1.5 मिलियन की तो बात तक तो हम पहुँचे ही नहीं। हम तो वो तालिब इल्मों की बात कर रहे हैं कि जो ट्यूशन पढ़ा के पैसे जमा करते हैं और ये करते हैं, एक 10-15 हज़ार रुपये वो जमा कर लेते हैं। तो वो कंपनी खोलने की तो बात नहीं कर रहे, खुली हुई कंपनी के पास जाके अपने शेयर्स की खरीदारी की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको अगर जो आपके पास सरमाया है 25-50 हज़ार रुपये, या 10,000 या 20,000, तो आप जैसे अच्छे मेंबर के पास, किसी भी मेंबर के पास आज की तारीख में टोटल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 425 ट्रेडिंग राइट सर्टिफिकेट होल्डर है। आप उसका देखें कि किससे हमें कारोबार करना है, आप उसका थोड़ी हिस्ट्री देखें और उनके पास जाके मिले और उनसे जाके एक अकाउंट्स फॉर्म हम देते हैं। वो अकाउंट्स फॉर्म में फुल डिटेल होती है। ये सरमाए की कंडीशन नहीं है, जैसे आपने कहा कि 10,000 से भी कर सकता है, मैक्सिमम मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे ख्याल में मतलब वो है कि आपको वो आके लोगों को, देखो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस के लिए मैं कहता हूँ कि हमारी तीन पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सिक्योरिटी एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
एक हमारे जो सर्टिफिकेट होल्डर है या हम जो ट्रेडिंग राइट हैं, क्योंकि हम अवेयरनेस पैदा करेंगे तो हमें बिजनेस डेवलप होगा, वो हमें भी बेनिफिट होगा। और इसलिए कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैसे आपने कहा ना कि 60% है, मैं कभी कभी तो ये देखता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो MBA या ग्रेजुएट बीकॉम्स जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट है और BBA और कॉमर्स, उन लोगों को भी पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि सिक्योरिटी एक्सचेंज अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करती है, मगर उस प्रोग्राम की स्टाइल इस टाइप की होनी चाहिए कि उसको देखिए ना, उस स्टाइल पे उसको अवेयरनेस पैदा करें। आप 2 4 6 तकरीरें खटखट कर करके चले जाए तो वो अवेयरनेस पैदा नहीं होती मेरी नज़र में। उसको प्रैक्टिकल चीज़ों में आप उसको ले जाएं, तो आप उसको स्टॉक एक्सचेंज में विजिट करवाएं कि आप उसको ट्रेडिंग या हमारे ट्रेडिंग हॉल में लेके आएँ या हमारे उनको समझाएं कि भाई कैसे ट्रेडिंग होता है। वो तो समझते ही नहीं है कि भाई ये शेयर, कितने लोग तो पढ़े लिखे हमारे पास कहते हैं कि ये हम ले सकते हैं। ऐसी बातें करते तो हमें तो ताज्जुब लगता है कि आप डबल ग्रेजुएट है और कहते हैं हम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने जो सवाल किया ना कि इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अब तो ये चाइनीज़ भी आ गए। देखिए ना, स्टॉक एक्सचेंज की इनकम डेवलप होगी तो हमें जो हम 40% स्टेक होल्डर जो हमारे TRC होल्डर है वो भी स्टेक होल्डर है, प्लस 20% अब लिस्ट भी होगा और चाइनीज़ भी 40% के, तो स्टॉक की इनकम बढ़ेगी तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और नई अगर जो नई सिस्टम में आएगी, नई कंपनियां आएगी तो स्टॉक एक्सचेंज डेवलप होगा। सर, नई कंपनीज आएंगी तो अब ये मेरा कहने का मतलब था, तो क्या कोई इस तरह का प्रोग्राम आप करते हैं कि आप मुख्तलिफ जामियात को इंटर्नीज लें वहाँ से कि आपके फाइनेंस में ग्रेजुएशन करने वाले आए और वो आकर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए इंटर्नीज लें और उनको ये काम सिखाएं? तो आप नहीं समझते कि इस तरह से आपका बेस बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा? जाहिर है कोई अगर 2 क्लाइंट भी लेकर आता है तो 10 बच्चे अगर 2 क्लाइंट लेकर आते हैं तो 20 आपके पास क्लाइंट्स में इजाफा हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम हो गई है कि आप BBA करते हैं या MBA करते हैं तो आपको इंटर्नशिप करनी है, जैसे लोग बैंक में करते हैं या अलग अलग कंपनियों में करते हैं। तो हमारे यहाँ भी लोग आते हैं मगर उसकी तादाद कम है। उसमें अगर जो आपके यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, आप एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है या कुछ भी है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में ये कंडीशन होनी चाहिए कि 10% को कम से कम ये स्टॉक एक्सचेंज की इंटर्नशिप 3 महीने की या 2 महीने की करने की सिस्टम को कंपलसरी करते हैं, ताकि वो जैसे आपने कहा ना कि मकसद हमारा क्या है कि हमारी नई नस्ल के बच्चे हम जैसे सीनियर लोगों से कम से कम सीखें तो बच्चे आएंगे। कंपलसरी ना भी करें तो की वजह से नहीं, वैसे भी आएंगे। इंटर्न तो हर कोई चाहता है कि करे काम, सीखे। सीखे। और हमारे ये हमारे सीनियर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अगर जो इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो अल्लाह का करम है कि हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पीछे वाले को हम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, यही मैं मालूम करना चाहता था। तो ये तो आपकी लोगों की जिम्मेदारी में 100% नई नस्ल को आगाही दें आप। इसलिए जो आपने सीखा है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकाम पर आप हैं, ये भी एक अल्लाह का करम है। तो अल्लाह की तरफ से ये भी आप पर हुक्म है, फर्ज है, आगे आने वाली नहीं फर्ज है बिल्कुल कि आगे वाली नस्लों को। तो इसके लिए कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया आप लोगों की? आप लोगों की कोई एसोसिएशन नहीं है? देखिए, हमारी ट्रेडिंग राइट सर्टिफिकेट होल्डर की एक एसोसिएशन है, मगर उसको भी सिक्योरिटी एक्सचेंज मान नहीं रही है। वो कह रही है कि मैं सिस्टम बनाऊंगी, उसी सिस्टम में ट्रेडिंग राइट सर्टिफिकेट होल्डर की एसोसिएशन बनेगी। लेकिन अब पहले हम मेंबर थे, अब हम मेंबर नहीं, अब ट्रेडिंग राइट सर्टिफिकेट होल्डर है और हमारी स्टॉक एक्सचेंज के सब शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो वही एक किस्म की, जैसे कहते हैं कि लेबर यूनियन, एक किस्म की वो लेबर की यूनियन हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये लेबर यूनियन ना बनाए और मकसद सिर्फ ये हो कि नौजवान नस्ल को आगाही हो जाए। हाँ, ये 100% आपकी बात सही है। इसकी आगाही करने के लिए या तो कोई ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाए यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, कि जैसे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ना, इस तरह कोई स्टॉक एक्सचेंज का भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाना चाहिए कि उसके ऊपर भी एक पेपर हो। ठीक है। तो इससे आगाही पैदा होगी, लोगों को मस्ट होगा कि वहाँ जाके हम सीखेंगे, सुनेंगे, उनसे बैठेंगे, बातें करेंगे या देखेंगे तो हमें समझ पड़ेगी। लेकिन हमारी नई जनरेशन को ये भी चाहिए कि जो कंपनी की लिस्टेड कंपनियों की बैलेंस शीटें आती है वो तो पब्लिक है, अभी तो इंटरनेट पे भी है, CD से भी आती है, तो CD से और इंटरनेट पे देख के उससे भी उनको काफ़ी आगाही मिल सकती है कि ये कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो उनसे भी लोगों को पता चलता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। पिछले 1 महीना 2 महीने से हम ये एक कंट्रोवर्सी सुन रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स की,
कि ये क्या मसला है, क्या इसका सिनेरियो है कि कैपिटल गेन टैक्स कब से लेना शुरू किया जाता है? देखिए, और ये इसमें शिकायत ये सुनने में आ रही है कि पहले कहा था कि 2 साल तक आपसे नहीं लेंगे, फिर अब वो फैसला बदल गया, या 2 साल तक लेंगे आपसे, उसके बाद नहीं लेंगे, लेकिन अब वो फैसला 4 साल का हो गया। देखिए, अगले बजट में पहले तो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में आज से 5-6 साल आगे कोई कैपिटल गेन नहीं था, जीरो कैपिटल गेन था। आपने आज माल लिया और परसों बेचा और जो पैसे कमाए वो आपके कैपिटल गेन हो गए। ये सिस्टम 3-4-5 साल से आई है कैपिटल गेन। नो डाउट, चलिए गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत है, अगर लोगों को उसका अपना सरमाया लगाने से कोई इनकम हुई है तो गवर्नमेंट का भी उसमें कोई हिस्सा बनता है। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बात है, मगर अगले साल आपने ये देखा, जैसे आपने अभी सवाल किया कि कैपिटल गेन का उन्होंने एक लिमिट बनाई हुई थी कि आप 2 साल रखेंगे तो आपको इतना % होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि वो बजट में उन्होंने 2 साल से 4 साल कर दिया। अब मैंने 1 साल और 10 महीने मेरे हो गए, तो मेरे लिए ये कानून होना चाहिए कि 2 महीने आपके बाद आपको कैपिटल गेन जो रेट है, इनकॉर्पोरेशन होने के वक्त पर जो ऐलान हुआ था उस पर होना चाहिए। हाँ, उस पर होना चाहिए। और उसके बाद नया मैं बाय करता हूँ तो मेरे लिए 4 साल नए के लिए अलग होना चाहिए। नए के लिए अलग होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये बजट में भी अगर जो कोई कैपिटल गेन की चेंजेस आने वाली हो तो मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री फाइनेंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये मेरे वाले पॉइंट को कंसीडर करे। ठीक, आपसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। यहाँ वक्त तो एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जनाब गनी उस्मान साहब की, और आप गनी उस्मान सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन हैं, और हम यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। हम अपनी बातचीत का सिलसिला जनाब गनी उस्मान साहब से वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ते हुआ था। गनी साहब, रिसेंट न्यूज़ जो एक आज जुमे का दिन है, पीर से लेकर जुमे तक 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन इन 5 दिनों में हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक मार्केट मुतवातिर थोड़ी सी नीचे की तरफ है, हर दिन पिछले दिन से थोड़ा सा नीचे है। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी 2 वजह है। इसकी एक वजह तो ये है कि मार्केट का जो इंडेक्स था ना, वो 50,000 पे आ गया था। जी हाँ, 50 था। अब वो 50,000 बैरियर बहुत ही मुश्किल था लाइफ में पहली मतलब। मैं बात करता सर, ये एक मैं हाजी साहब से इस बात की मैं वजाहत चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि मार्केट जो पिछले 5 दिनों से नीचे की तरफ जा रही है। आखिर हमने ये देखा था कि जब स्टॉक मार्केट 5 दिन पहले और पिछले महीने अगर हम देखें तो ये 50,000 लिमिट को क्रॉस कर गई थी। 50,000 की लिमिट को क्रॉस कर गई थी तो इस पर बड़ा जश्न बनाया गया था और बड़ी बातें हुई कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा काम कर रही है। यकीनन बहुत अच्छा काम कर रही है। एशिया की बेहतरीन मार्केट है, पाकिस्तान की तो खैर है, एशिया में बेहतरीन है, दुनिया में ये 8वें नंबर पर है। तो दुनिया में इसकी ग्रेडिंग 8वें नंबर पर इसी तरह से नहीं हुई। सर, मैं इस बात की भी आपसे वजाहत चाह रहा था कि इतना बेहतर होने के बावजूद क्यों ये ज़वाल पज़ीर है? देखिए, अभी अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं। एक तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं ना, तो इक्विटी मार्केट में आप दुनिया में देखेंगे कि उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं। और एवरेज में देखता हूँ कि जितने इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो मार्केट डिक्रीज साइड पे जाती है। और दूसरा हमारे यह है कि एक पनामा का रिज़ल्ट आएगा। नो डाउट कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो भी बेंच बनी है ना, उन्हें जजमेंट को रिजर्व किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जजमेंट रिजर्व है ना, उसकी भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है महफूज रखने की। हाँ, फैसला आपने मेरा आर्बिट्रेशन किया है और कहा कि भाई फैसला महफूज है। फैसला जब भी महफूज होता है ना, तो बातें इधर उधर होती रहती है। तो हमेशा फैसला में अभी नहीं हमारे यहाँ होती रहती हैं। हाँ, कि मतलब कि फैसला महफूज के लिए आप कह दें कि विथ इन फोर्टनाइट ये फैसला हम देंगे कम हाईएस्ट या लोवेस्ट। जैसे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कोई कंडीशन नहीं है, तो वहाँ एक कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि फैसला महफूज होता है। और जो भी अगर जो हमारे सीनियर जज होते हैं, मैं ऐसी बात नहीं कहता, मगर फिर भी फैसला महफूज की मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फैसले महफूज की भी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक कंडीशन कर दे कि भाई 30 दिन से ज़्यादा ये फैसला महफूज नहीं होगा। और जजिस की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम इंटरम जजमेंट जैसे आता है, ये तो कोई जजमेंट नहीं आया, ना इंटरम आया है ना फुल जजमेंट आया। अब हो सकता है ये इंटरम जजमेंट आएगा फिर फुल जजमेंट आएगा, तो लोगों को डाउट है कि क्या होगा।
अच्छा, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में ये कहा जाता है कि इसका बड़ा चुली दमन का साथ रहता है सियासी हालात से। बिल्कुल, सियासी हालात से। तो आप क्या समझते हैं, अब हम जैसे अगर सियासी हालात, ये हमारा प्रोग्राम सियासत का नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम पर सियासत असरअंदाज होती है, इस कारोबार पर बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, बिजनेस पे हमेशा सियासत असरअंदाज होती है। ये तो बात देखिए ना ये कि कौन सी पार्टी पावर में आएगी, उस पार्टी का आगे मंसूर क्या है, उस पार्टी का फ्यूचर क्या था, उस पार्टी में कौन कौन से लोग हैं, वो इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर सकते हैं, ये फोरकास्ट तो सब जगह होती है। मुझे दोनों सूरतों में आप बताइए कि स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पनामा स्कैंडल का फैसला हुकूमत के हक में आता है तो क्या होगा, पनामा केस का फैसला हुकूमत के मुखालफत में आता है तो क्या इम्पैक्ट। देखिए, अभी जो हम मार्केट में जो बातें हो रही है ना कि अगर जो माइनस फैसला आता है, माइनस फैसला आता है तो मार्केट 2,500 से 3,000 पॉइंट डाउन हो सकती है। 2,500 से 3,000, हाँ, यानी वही 46-47 हज़ार। हाँ, और अगर जो प्लस आता है तो 50-51 हज़ार हो सकती है। तो 50,000 तो क्रॉस वैसे भी कर गई थी, क्रॉस नहीं कर गई थी। आज की तारीख में तो 48,700 या 800 है ना, तो फिर अगर जो फिर वही प्लस होके 50,000 के करीब आ जाएगी। तो वैसे भी तो ये हुकूमत का आखिरी साल है, ये अब जो बजट आएगा ये आखिरी बजट होगा इस टेन्योर का। यस, इसके बाद देखिए ना इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल में रूमरें चलती रहेगी, उतार चढ़ाव मेरे ख्याल में इलेक्शन के साल में ज़्यादा होता रहेगा। अभी से आप देख रहे हो कि इलेक्शन की स्टार्टिंग गेमा गेमी शुरू हो गई है। पंजाब में, सिंध में आप देख रहे हैं कि जो हमारी 2 स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टियाँ, इस वक्त मुल्क में 3 पार्टियाँ हैं और तीनों पार्टियाँ आप देख रहे हैं कि अपने अपने मंसूर या अपनी अपनी बातों करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। जी, तो सर ये जो आप, और पाकिस्तान में एक ये भी खराबी है कि 4-5 साल काम ना करो, आखिरी 3 महीने में मैदान में आ जाओ कि हम ये भी करेंगे, ये पुल भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे। ये भी कल्चर चेंज होना चाहिए। ये कल्चर चेंज होना चाहिए, लेकिन आप अपनी बात का फोकस जैसे आप मुझे कहें, इस हवाले से आप बताइए मुझे कि क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे कि ये आखिरी साल है। आखिरी साल में जिस तरह से आपने बताया कि ये काम शुरू हो गए कि अब अटेंशन गेन करने के लिए जिनके पास 4 साल तक पूछा नहीं, अब पूछने के लिए आ गए, और ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, तो स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट। देखिए, आपको बताऊं, अभी बजट आने वाला है जी, आप ये देखेंगे कि बजट भी पॉलिटिकल बजट होगा। इसमें भी बिजनेसमैनों को प्लस फैसिलिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन है जी। तो लोग कहेंगे कि भाई सिंपैथी गेन करने के लिए कि ये बजट आप मेरी एक फोरकास्ट है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी फोरकास्ट भी वजनदार है, यकीनन आप भी एक तजुर्बेकार कारोबारी। तो अब आप क्या समझते हैं कि इन से अगले 14 महीने, 12 से 14 महीने क्या स्टॉक मार्केट को होना चाहिए? मेरे ख्याल में 12-14 महीने में स्टॉक मार्केट है ना, वो 48 से 51 या 46 से 51 के अंदर ही चलेगी। ये इन 5,000 पॉइंट्स के दरमियान अप एंड डाउन रहेगा बस, चाहे फैसला इसके चाहे फैसला प्लस आए चाहे माइनस आए, या इलेक्शन की गहमा गहमी में नए वादे नए वादे। देखिए, वादे तो हमारे यहाँ वादे की तो पूरी सिस्टम ही है, एक किस्म की वादे की तो पाकिस्तान के कल्चर में, पाकिस्तानी पॉलिटिकल हाल में वादे ही वादे हैं। अच्छा, ये चीज़ कहा जा रहा है कि पिछले दिनों बरामदात बहुत गिर गई पाकिस्तान की, और टेक्सटाइल यूनिट की सिर्फ पिछले 3-3.5 साल में 170 यूनिट्स बंद हुए हैं। तो ये सेक्टर जब इतना नीचे गया, अब मसाइल का वजह कोई भी हो, पावर शॉर्टेज, गैस शॉर्टेज और फिर बाकी जितने भी मसाइल हो, इससे इन 170 यूनिट्स जो बंद हुए हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ा है स्टॉक मार्केट को? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अभी बात की पावर शॉर्टेज की, नो डाउट इस हुकूमत को मैं कहता हूं कि हुकूमत ने पावर शॉर्टेज में आने वाले 1.5-2 साल अभी जो निकले हैं उसमें अच्छा काम किया है जी। ये जो हकीकत को हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि जो टेक्सटाइल यूनिट बंद हो रहे हैं, लेकिन ना इसकी एक वजह है कि हमारा एक्सपोर्ट, जो टेक्सटाइल बेस था हमारा एक्सपोर्ट पे, मेन हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बेस पे चल रहे थे। अब हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कम हो गया है और हमारा जो टेक्सटाइल है वो आप देखें कि हम एक्सपोर्ट जो हमारा 21-22 बिलियन से डाउन होके 16-17 बिलियन आ गया है, और हमारा सारा दारोमदार है ना वो अब होम रेमिटेंस पे आ गया है। मगर अब बाय दी चांस होम रेमिटेंस भी हमारे कम हुए हैं, जो अभी स्टेट बैंक के फिगर आए।
तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पाक रुपीस डी वैल्यू होगा। अगर जो डी वैल्यू करते हैं पाक रुपीस को तो नो डाउट के एक्सपोर्ट में हमें बेनिफिट होता है, मगर प्लस इसका माइनस पॉइंट भी है कि हमारी ज़्यादा है, इम्पोर्ट हमारी ज़्यादा है, तो वहाँ माइनस। नो डाउट कि अल्लाह का एहसान है कि पेट्रोलियम की प्राइस 47-48 ही चल रही है। जिस दिन पेट्रोलियम की प्राइस 60-70 चली गई तो हमें पता चलेगा कि हमारा क्या होगा। तो सर आने वाले वक्तों की क्या तैयारी है? आने वाले वक्तों की देखिए ना, पेट्रोलियम प्राइस पे तो हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं, वो तो इंटरनेशनल है। बिल्कुल। और ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत को, सबसे बड़ा करंट हुकूमत को यही बेनिफिट हुआ कि 2-3 साल से पेट्रोलियम प्राइस बहुत कम रही है। आजकल मुल्क में सरमाया और नई कंपनीज किस सेक्टर में ज़्यादा खुल रही हैं? सीपेक को हटाकर बात कीजिए। देखिए कोई सेक्टर में नहीं खुल रही, ओनली हमारे मुल्क में आप देखें कि स्टील एंड सीमेंट में बीएमआर हो रहे हैं, नई कंपनी नहीं लग रही है। उसी कंपनी का जैसे सपोज के एक कंपनी की बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट, जैसे एक कंपनी की कैपेसिटी अगर जो 2000 या 3000 टन की है तो उसको 5 या 7000 पे लेके जाए। सर सीमेंट सेक्टर पर भी तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 100% है और अब कैपेसिटी एनहांसमेंट पर भी काम हो रहा है। इसकी एक वजह मैं बताऊं कि जितनी हमारी सराउंडिंग में कंट्रियां हैं ना, उसमें सीमेंट का रॉ मटेरियल उनके पास नहीं है, क्योरी नहीं है। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, लोग कहते हैं कि इंडिया के पास सीमेंट की क्योरी नहीं है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास सीमेंट की क्योरी है। तो आने वाले लोग जो सीमेंट में बीएमआर हो रहे हैं, इसकी यही वजह है कि सीमेंट की डिमांड पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। और मैं कहता हूं कि अगर जो सीमेंट में ये हम सारे सही काम करें अगर जो, तो सीमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें देखिए ना, यही जो बीएमआर हो रहे हैं, नई सीमेंट फैक्ट्री को लगना चाहिए और इसमें बीएमआर को जितना जल्दी हो इतना जल्दी करें। सर ये बीएमआर के प्रोसेस जो है हम टेक्सटाइल सेक्टर में भी करते रहते हैं। बिल्कुल। फिर ये अब आप आयरन एंड स्टील में भी कह रहे हैं, तो ये तो एक रेगुलर बेसिस का प्रोसेस होना चाहिए ना, और हर सेक्टर में होना चाहिए। हर सेक्टर बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन, हमेशा बैलेंसिंग मॉडर्नाइज तो होना चाहिए, मगर उस सेक्टर में आप ये तो फोर्स ही करेंगे ना कि इस सेक्टर पे हम बीमार या हम नया सरमाया लगाते हैं तो हम बिजनेसमैन हैं, हम भी आकर पैसे लगाते हैं तो हम ये सोचना है ना कि इसमें हमें इनकम बढ़ेगी तो ही हम करेंगे ना। एक बिजनेसमैन की तो नेचर ये है कि मुझे क्या मैं डेवलप करूं तो मुझे कहां से इनकम बढ़े। क्या ये हम सर्विस सेक्टर में बीएमआर पर नहीं कर सकते कि ये हमारे वैल्यू एडिशन पर हमें करना है? कि हमने तो वही रेडीमेड गारमेंट जो 1960 में डिज़ाइन बने थे वही उसी पर काम चलते हैं, जबकि पाकिस्तानी डिज़ाइनर दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। पेरिस फैशन का हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी चला रहा है। हमारे यहाँ जो कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी का अल्लाह का करम है कि हमारी नई जनरेशन का और पुरानी जनरेशन का IQ इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम अगर जो सही मायने में एक रास्ते पे आ जाए ना तो हम दुनिया का आगे से आगे मुल्क बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। हमारी जो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी जो सीनियर्स एंड जूनियर बोथ आर की जो आप सोच है कैपेबल है, बहुत ही कैपेबल है। हम दुनिया घूमते हम देखते हैं, दुनिया मानती है, दुनिया मानती है। और हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जैसे कंट्रियों में जाते हैं, नई कंट्री के लोगों से मिलते हैं, तो कुछ तो हमें अंदाजा होता है कि हमारे बच्चे कैसे और ये बच्चे कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये इस चीज़ को कैश करना किसकी जिम्मेदारी है? इसको कैश करने के लिए देखो मेरे पास एक और भी सजेशन है कि हमारे मुल्क के सरमाएदार को वोकेशनल सेंटर बनाने चाहिए। बिल्कुल बनाना हमारे चाहिए। मुल्क के बड़े बड़े सरमाएदार हैं, अल्लाह ने इनको बहुत तरक्की दी है, तो मेरे ख्याल में 25-50 बिलियन का गवर्नमेंट पे आसरा नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट हमें पैसे दे। गवर्नमेंट को कहे कि भाई हमें एक ज़मीन दे दो अच्छी सी, अगर जो आप दे सकते हो तो, और उस पर अच्छे कंप्यूटर वोकेशनल सेंटर है या टेलीफोन है या मोबाइल है, ऐसे वोकेशनल सेंटर बना के हमें नई जनरेशन के बच्चों को, नो डाउट कि पढ़े लिखे बच्चे ये काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उस ऑफिस का ही टेबल कुर्सी का ही काम करेंगे। डिग्निटी ऑफ लेबर अपनी जगह बरकरार है, कोई काम करने में ये नहीं कि टेबल कुर्सी पे ही मुझे काम करना है जी। तो इस सिलसिले में क्या आप सजेस्ट करते हैं? मेरे ख्याल में मुल्क के बड़े बड़े सरमाएदारों को पूरे पाकिस्तान में मिल के अच्छे से वोकेशनल सेंटर बनाने चाहिए और हमारी नई जनरेशन को इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि इससे हम ये हमारे लिए एक्सपोर्ट बिजनेस है। ये भी एक्सपोर्ट बिजनेस है हमारे लिए, एक्सपोर्ट बिजनेस है कि हम ट्रेनिंग दे के इनको बाहर भेज सकते हैं, तो हमारा होम रेमिटेंस और प्लस होगा। तो सर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए अगर हम कहें कि ये आपका जो स्टॉक का बिजनेस है ये तो बहुत कम सरमाए से, अभी आपने जब आपने बताया कि ये 10,000 रुपये से भी काम शुरू कर सकते हैं, वो तो सेल परचेस कर सकता है, लेकिन अगर कि ये
जिस वक्त ये ग्रेजुएशन लेवल पर आए, 4 साल का ग्रेजुएशन होता है यस यस, तो ये इन 4 साल के नहीं, ये आफ्टर ए लेवल या इंटरमीडिएट अब तो 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो ये इन 4 सालों में वो 10,000 को 40,000 भी बना सकता है। देखिए, बल्कि इससे ज्यादा भी बना सकता है। ये आप ये 100% नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते, नेगेटिव भी जाता है, लेकिन बहुत एहतियात से बाइंग सेलिंग और तजुर्बेकार लोगों की ज़ेर निगरानी अगर करें, तो अब जैसे आप जैसे लोगों की ज़ेर निगरानी अगर करें और फिर एकदम लालच ना करे कि आज 10,000 है तो कल भेड़ चाल ना चले, हाँ तो भेड़ चाल ना चले, तो वो उसके जब 4 साल जब वो ग्रेजुएशन करके निकलता है तो उसके पास इतना सरमाया हो सकता है इसकी वजह से उसके साथ वो हमारा मार्केटिंग का ब्रोकर भी बन सकता है, वो अपने क्लाइंट्स करके वो अंदर भी ला सकता है। जैसे आप एक्सपर्ट हो गए, आपने कहा कि मिस्टर मैं आपके यहाँ ब्रोकरेज बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास 50 क्लाइंट है, तो वो 50 क्लाइंट का ब्रोकरेज में अपना सब एजेंट बन के काम भी कर सकता है। अच्छा, तो ये भी एक और काम है ना, कह रहा हूँ ना कि जैसे आप कहे कि मैं आपका ब्रोकरेज हाउस में मेरी पब्लिक रिलेशन अच्छी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रोकर बनना चाहता हूँ। सब ब्रोकर कहते हैं, जैसे एजेंट जैसे हम पहले कहते थे, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रियल एस्टेट के कैसे एजेंट होते हैं इस टाइप का जी, फ्रीलांस, फ्रीलांस भाई, आप अगर जो क्लाइंट लाएंगे तो आपका हमारा कमीशन में हिस्सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक अपने कारोबार का एक नया, हाँ ना, ये भी कारोबार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सर देखिए, इससे स्टॉक एक्सचेंज डेवलप होगी और पढ़े लिखे लोग इनके पास सरमाया नहीं है तो खुद अपनी मेंबरशिप बाय नहीं कर सकते, तो इस टाइप से भी आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, किसी और के साथ अपने आप को जोड़ लिया और ज्वाइन करने के बाद जैसे रियल एस्टेट में आप होता है, रियल एस्टेट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी एक रियल एस्टेट की कंपनी है, हम फ्रीलांसर लोगों को अपॉइंट करते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ बैठे हमारी कंपनी में काम करें, जो कमीशन होगी फिर हम आपका क्या ऑफिस एक्सपेंडिचर हम देंगे, टेलीफोन बिल हम देंगे और 50% आपका हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। जो अच्छे लोग हमें मिल रहे हैं और माशाल्लाह अच्छे लोग काम कर रहे हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट में इस तरह से होता है, क्योंकि उनके पास गुडविल नहीं होती, उनकी पहचान नहीं होती। तो सर इस तरह से स्टॉक मार्केट के जरिए लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप के हम इसको उजागर कर सकते हैं। लेकिन हमारे, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर है ना, आज से 50 साल आगे, मैं इस स्टॉक एक्सचेंज में कोई 50 साल से आता जाता हूँ, 50 साल आगे सब ये एजेंट या एम्प्लॉय थे, 60% उसमें से एजेंट या एम्प्लॉय थे जो आज स्पॉन्सर बने हुए हैं। अच्छा। मैं बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं लेता, सब इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है, नीचे से ही शुरू किया, इसका मतलब है कि तजुर्बा और ज्यादा सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया ना, कि ऐसे देखे प्लस माइनस भी है, डिफॉल्ट भी हुए, लोग 2008 के दुनिया के क्राइसिस भी देखे हम लोगों ने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये कहते हैं ना कि इन्हीं रास्तों पे वो क्राइसिस से भी मैं कहता हूँ हमें अक्ल आई है जी कि हमें कितना संभल के चलना चाहिए। तो सर ये तो और प्लस पॉइंट है ना, ये तो और प्लस पॉइंट है। वो क्राइसिस से हमें सीखना मिला कुछ। तो मैं आपकी बात का जिस्ट ये निकालूं कि नौजवानों को इस कारोबार की तरफ आना चाहिए, बहुत बड़ा सरमाए की जरूरत नहीं है, मामूली से पैसा और मेरे ख्याल सब एजेंट तो बन सकता है। और आजकल सिस्टम है ना कि आपके पैसे क्रेडिट होते हैं तो ही हम कर सकते हैं। अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, आप अगर जो 1000 शेयर बाय डालते हैं तो फ़ौरन पता चलता है कि आपका क्रेडिट बैलेंस है कि नहीं है, या आप बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी जी जी। तो इस तरह से एक अकाउंट कितने में खुल जाता है? आप 10,000 में भी खोल सकते हैं, 10 लाख में भी खोल सकते हैं। अच्छा, मिनिमम मैं पूछा तो 10,000 में भी खोल सकते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है फिर वो उनकी बाई कैपेसिटी, मगर उसमें क्या होता है कि हमारे मेंबर 10,000 वाले को इंक्रीज नहीं करते कि ये मेरे पास काम ही 100-200 शेयर का करेगा। ठीक, तो ये कल्चर को भी हमको चेंज करना चाहिए कि भाई। बिल्कुल, बहुत सही सर, बहुत सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी आज मालूमाती गुफ्तगू आपसे हुई, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आपने। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुने थे जनाब गनी उस्मान साहब की, चेयरमैन गनी उस्मान सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड की। और इस गुफ्तगू में आपने ख़ास करके जो बात सुनी और जो वज़नदार बात थी वो ये थी कि नौजवानों को इस कारोबार की तरफ आना चाहिए और उन्होंने इस कारोबार में एंट्री के ज़राए बताए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम देखते रहिए, अपनी राय से आगाह करते रहिए और फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए आपके पास राब्ता मौजूद है और राब्ते में रहिए और अपनी राय से आगाह करते रहिए और हमें इस बात से आगाह करते रहिए कि और किन मौज़ूआत पर आप गुफ्तगू चाहते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।